हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आता हूं। और वीडियो जो है वो आपके डिमांड के ऊपर आता है। तो बहुत सारे कमेंट में ये आ रहा था कि पीसीबी में पीएफसी सेक्शन कैसे काम करता है, या पावर सप्लाई की बात होती है तो जैसे बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर जो पावर सप्लाई है उसकी जब बात होती है तो हमारे पीसीबी में बक कन्वर्टर पावर सप्लाई मिलता है। लेकिन लोग कहते हैं कि बूस्ट कन्वर्टर पावर सप्लाई का यूज कहाँ होता है। तो एसी पीसीबी में भी बूस्ट कन्वर्टर पावर सप्लाई का यूज होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि वो बूस्ट कन्वर्टर पावर सप्लाई जो बना है वो कहाँ बना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसी पीसीबी में जो बूस्ट कन्वर्टर पावर सप्लाई होती है, जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर होती है, वो कहाँ बनी होती है और उसका मेन काम क्या होता है, ये सारा चीज जो है इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो का हमारा टॉपिक आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एसी पीसीबी में बूस्ट कन्वर्टर पावर सप्लाई का मतलब कि इनपुट में एसी लेके और आउटपुट में एसी को ही कैसे बढ़ाना होता है, ऐसी टाइप की पावर सप्लाई हमारे आउटडोर पीसीबी में कहाँ बनी होती है। तो ये पीसीबी में पीएफसी सेक्शन आपने देखा होगा। पीएफसी सेक्शन जो है हमारा बूस्ट कन्वर्टर पावर सप्लाई का ही जो है एक टाइप्स है। वो बूस्ट कन्वर्टर पावर सप्लाई कैसे काम करता है, अगर वो काम ना करे तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, रिपेयरिंग करते समय अगर हमें कुछ ऐसे टाइप्स के फॉल्ट मिलेंगे तो हमें बूस्ट कन्वर्टर पावर सप्लाई को चेक करना होगा। तो ये सारा चीज जो है बहुत बढ़िया एग्जांपल के साथ आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं श्योर कहता हूं कि आपको बहुत सारी नई जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के बिल्कुल करीब है, पास में है, जहां पर बहुत प्रकार के होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक जो पीसीबी रिपेयरिंग है बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाई जाती है। जहां पर एसी पीसीबी का भी इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, वीआरबी, वीआरएफ की पीसीबी जो है आपको चिप लेवल के एडवांस लेवल तक सिखाई जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और अपना सीट बुक करा के क्लास कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश व्यस्त हैं और मल्टीटेक का जो कोर्स है वो ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आपको जो कोर्स करना है वहां से उस कोर्स को परचेज करके बिल्कुल घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं, वैसे उस तरीके से जैसे आपको लगेगा कि आप यहाँ पे आके ही सीख रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को बिना देर को स्टार्ट करते हैं, आते हैं आज के टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसी पीसीबी में बूस्ट कन्वर्टर पावर सप्लाई कहाँ लगी होती है, कहाँ बनी होती है। तो उसको समझने के लिए मैं आपको दिखा दूं कि जब आप आउटडोर की एसी पीसीबी देखते हैं तो उसमें आपको शुरू में ईएमआई सेक्शन से जो 220 वोल्ट की सप्लाई इन की जाती है, आप देखे होंगे कि ईएमआई सेक्शन से जो हम 220 वोल्ट की सप्लाई इन करते हैं तो एसी सप्लाई जो है फिल्टर होने के बाद ईएमआई सेक्शन के बाद पहुंची है कहाँ, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे। वो पहुंचती है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे और यहाँ से जो मेन फिल्टर कैपेसिटर लगे रहते हैं वहां पर हमारी 310 वोल्ट की जो सप्लाई बनाई जाती है उसके बीच में आप प्रेसिंग करेंगे तो आपको जो पॉजिटिव है वो डायरेक्ट इसके पॉजिटिव पे नहीं जाता हुआ दिखेगा। आपको रास्ते में एक रिएक्टर मिलेगा, ट्रांसफार्मर की तरह दिखता हुआ एक आपको कंपोनेंट मिलेगा जिसको हम रिएक्टर कहते हैं। कुछ पीसीबी में ये पीसीबी के अंदर इनबिल्ट होता है, दिखता है, और कुछ पीसीबी में कनेक्टर के थ्रू बाहर से कनेक्ट लगाना पड़ता है। उसके बाद जब ये पॉजिटिव है वो मेन फिल्टर कैपेसिटर तक पहुंचने से पहले आपको रास्ते में एक शॉर्टकी डायोड दिखेगा। शॉर्टकी डायोड जो होता है कॉमन कैथोड होता है, तो इसके इनपुट पे पॉजिटिव इन होगा और यहाँ से पॉजिटिव जो है आउट होके तब जाके कैपेसिटर के पॉजिटिव तक जाएगा और निगेटिव जो है ग्राउंड जो बनेगा वो ब्रिज रेक्टिफायर के निगेटिव से आउट होके सीधे कहाँ जाएगा, हमारा कैपेसिटर के निगेटिव पे। आपको बीच में कहीं ओसीपी सेक्शन के लिए शंट रजिस्टर इस लाइन में देखने के लिए सीरीज में मिल सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के बाद रिएक्टर लगा है तो रिएक्टर का जो आउटपुट टर्मिनल होगा वहां और ग्राउंड के बीच में एक हमें आईजीबीटी लगा हुआ मिलता है, जिसमें आईजीबीटी का ड्रेन जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा रहेगा और जो इसका सोर्स है वो निगेटिव से जुड़ा रहेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब इनपुट में 220 वोल्ट दिया जाता है तो हमारा यहाँ पर रिपल में मतलब पल्सेटिंग डीसी में 230 बनता है, लेकिन यहाँ पर एक सीएक्स कैपेसिटर लगा दिया गया जिसकी वजह से सीएक्स कैपेसिटर भी उसको स्मूथ कर देता है। तो ज्यादातर हम 220 देखेंगे तो यहीं पे हमें 310 वोल्ट मिलेगा और यही 310 वोल्ट हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, इस कैपेसिटर पे। तो अगर ये कंपोनेंट नहीं भी रहे, अगर बीच में जो आप रिएक्टर देख रहे हैं, शॉर्टकी डायोड देख रहे हैं और आईजीबीटी देख रहे हैं, ये कंपोनेंट अगर नहीं भी रहता है तो भी हमारा यहाँ पर 310 वोल्ट बनता है। लेकिन ये लगाया क्यों गया है, तो ये लगाया गया है यहाँ के वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए। आखिर जब 310 वोल्ट बन रहा है तो यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, उसको जो है हम इस वीडियो में समझा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे आप एसी देखे होंगे, जब घरों में लगते हैं तो उसके साथ बाहर से किसी सप्लाइजर लगता है, या फ्रिज
भी हमारे घरों में यूज होते हैं, तो उसके साथ पहले स्टेबलाइजर आप देखने को मिलता था, लेकिन अब हम कोई डिवाइस खरीदने जा रहे हैं या किसी के घर में देख रहे हैं तो उस डिवाइस पे लिखा रहता है कि विदाउट स्टेबलाइजर ऑपरेशंस, मतलब कि इस डिवाइस को आप अपने घरों में 220 वोल्ट के सप्लाई पे चलाना चाहते हैं तो आपको स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहले क्यों स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत पड़ती थी और अब स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो फिर उसके जगह पे क्या इनबिल्ट किया गया है, क्योंकि स्टेबलाइजर इनबिल्ट लिखा रहता है, तो क्या सर्किट बनाया गया है जिसकी वजह से अब वो स्टेबलाइजर नहीं लग रहा है, तो वो इसी कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट को हम बूस्ट कन्वर्टर सर्किट कहते हैं। इसकी वजह से अब जो है किसी भी हैवी लोड, जैसे हमारे घर में एसी हो गया, फ्रिज हो गया, उसके साथ अब स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, तो वो सारा चीज हम समझेंगे इस वीडियो में, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो इस सर्किट को हम लोग पीएफसी सर्किट भी कहते हैं या इस सर्किट को बूस्ट कन्वर्टर सर्किट भी कहा जाता है। बूस्ट कन्वर्टर सर्किट का काम ये होता है कि जो हमारा यहाँ पर 310 वोल्ट बन रहा है, अगर यहाँ पर कोई ऐसा लोड चल रहा है जिसको अधिक वोल्टेज की जरूरत पड़ जाए, तो ये क्या करेगा कि अब वहां अधिक वोल्टेज तभी होगा जब इनपुट में ऐसी वोल्टेज अधिक होगा। लेकिन हमारा ये जो सर्किट है, इनपुट में 220 या इससे कम रहे, लेकिन ये सर्किट ऑन होके यहाँ पर 310 वोल्ट से 380 या 400 वोल्ट क्या कर सकता है, बूस्ट कर सकता है। तो ये सर्किट कैसे बिना एसी को बढ़ाए हुए डीसी को ही बूस्ट कर देता है, इसको बूस्ट कन्वर्टर सर्किट जो सप्लाई है वो कैसे काम करता है और क्यों काम करता है, ये सारा चीज़ों में इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो उसके लिए आइए पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पर हमें वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि हमारे घरों में 220 आता है तो 310 वोल्ट ही डीसी बनेगा, और जो लोड है वो 310 वोल्ट से चलने वाला है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर उस समय हम वोल्टेज नहीं बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो हमारा जो मेन लोड है वो हो सकता है कि स्टार्ट होते ही बंद हो जाए। तो ऐसा क्यों होता है, उसको पहले हम एक सर्किट के थ्रू समझते हैं, फिर यहाँ पर आकर समझाएंगे तो आपको पूरी तरीके से ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बूस्ट कन्वर्टर जो पावर सप्लाई यूज किया जाता है आउटडोर में, क्यों यूज किया जाता है, उसको क्लियर करने के लिए पहले हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि हमारे घरों में जो होम अप्लायंसेस यूज होते हैं उसमें जो लोड यूज किए जाते हैं वो दो टाइप के मेन लोड होते हैं। एक होता है हमारा रेजिस्टिव लोड और एक होता है हमारा इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड और रेजिस्टिव लोड, यही दो टाइप के लोड जो है हमारे घरों में यूज किया जाते हैं। जैसे रेजिस्टिव लोड की बात करें तो वो लोड जिसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस नहीं होता है, कॉइल वाला लोड नहीं होता है। कॉइल को छोड़ के जो भी हमारे घरों में लोड यूज होते हैं वो सारे लोड रेजिस्टिव लोड में आते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए जो लाइट वाला बल्ब है वो हो गया, घर में टीवी यूज हो रही है वो हो गया, उसके बाद जो लैपटॉप मोबाइल हम ये सब यूज करते हैं, वो सारा जो लोड है हमारा किस पे आता है, रेजिस्टिव लोड पे आता है। लेकिन एक दूसरे टाइप का भी लोड हमारे घरों में यूज होता है जो इंडक्टिव लोड कहलाता है। इंडक्टिव मतलब कि इंडक्टर से बना हुआ है, जैसे पानी का मोटर हो गया, किचन में मिक्सर चल रहा है वो आपका हो गया है, वो इंडक्टिव लोड होता है। घर में इंडक्शन चूल्हा अगर है तो वो हमारा इंडक्टिव लोड हो गया। पंखा जो हम लगाए हैं वो हमारा इंडक्टिव लोड हो गया। एसी में जो कंप्रेसर है वो हमारा इंडक्टिव लोड हो गया। तो हमारे घरों में जो लोड यूज किए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक रेसिस्टिव लोड और एक होता है हमारा इंडक्टिव लोड। दोनों जब यूज किया जाता है हमारे घरों में, तो हमारे घरों में जो पावर सप्लाई स्टैंडर्ड आती है वो कितनी आती है, 220 से 240 पे ये दोनों लोड जो है चलाए जाते हैं। लेकिन दोनों के लोड में एक बहुत बड़ा अंतर देखने के लिए ये मिलता है कि लोड जब चलते हैं तो एम्पियर लेते हैं, करंट लेते हैं, बिना करंट का तो लोड चलेगा नहीं। लेकिन दोनों लोड का करंट लेने का जो तरीका है वो बहुत अंतर होता है दोनों में। वो क्या होता है तो उसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए जो रजिस्टिव लोड है वो जब काम करता है तो अगर उसको जितना करंट चाहिए उतना करंट जब ये लेता है तो उतना करंट का जो फायदा है वो हमें देता है। जैसे एक बल्ब हमें रोशनी लेनी है 5 घंटा, तो 5 घंटे में इसको जितना करंट चाहिए उतना करंट मिलेगा और ये 5 घंटे तक की रोशनी हमें देगी। लेकिन इंडक्टिव लोड में क्या होता है कि इसको काम करने के लिए जितना करंट चाहिए उतना करंट अगर हम देंगे तो उसमें से बहुत सारे करंट जो है ये लॉस कर देता है। उसका मान के चलिए कि 100% अगर हम करंट दे रहे हैं काम करने के लिए तो 30 उसमें से 70% यूज करेगा और 30% जो है वो यूज में नहीं लाता है, वो लॉस हो जाता है। मतलब कि इससे जो बिजली का खपत है वो ज्यादा बढ़ जाता है। जितना हमें सुविधा देता है उससे ज्यादा ये बिजली का खपत कर देता है। अगर इस चीज को समझना है तो एक एग्जाम्पल में समझिए कि जैसे मान लीजिए कहीं हमें 10 बाल्टी पानी देना है। मान लीजिए एक ऐसा लोड है जिसको हमें 10 बाल्टी पानी की जरूरत है, इसको भी 10 बाल्टी की पानी की जरूरत है और इसको भी 10 बाल्टी पानी की जरूरत है। लेकिन जब हम 10 बाल्टी यहाँ से दे रहे हैं तो वो 10 बाल्टी यहाँ तक पहुंच रहा है और ये क्या कर रहा है, 10 बाल्टी का पूरा यूज जो है हमें दे रहा है। लेकिन इसको भी 10 बाल्टी की जरूरत है, लेकिन जब हम यहाँ से 10 बाल्टी दे रहे हैं तो पता चल रहा है कि यहाँ पर 5 बाल्टी 6 बाल्टी ही पहुंच रहा है। इनपुट में हम इसके लिए 10 बाल्टी दे रहे हैं तो यहाँ 10 बाल्टी पहुंच जा रहा है,
लेकिन इसके लिए जब हम 10 बाल्टी दे रहे हैं तो पता चल रहा है कि यहां तक आते आते इसका यूज करते करते वो उस 10 बाल्टी में 7 बाल्टी का ही यूज कर रहा है और 3 बाल्टी जो है वो रास्ते में ही क्या हो जा रही है, मतलब लॉस कर दे रहा है। ऐसे तो उसको हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में पावर फैक्टर। जो इंडक्टिव लोड होता है जब हमारे सर्किट में चलता है तो ये पावर फैक्टर जनरेट करता है, पावर फैक्टर बनाता है। पावर फैक्टर जितना, पावर फैक्टर का जो रेशियो है वो आपका 1 होना चाहिए। पावर फैक्टर जो हमारा होना चाहिए 1.0 होना चाहिए। अगर पावर पॉइंट 155 है तो 1 और 1.5 में अंतर क्या होगा, तो 1 का मतलब यही कि अगर हम 10 बाल्टी दे रहे हैं तो 10 बाल्टी यूज कर रहा है और उसका सुविधा दे रहा है। और अगर किसी लोड का पावर फैक्टर 0.5 है, इसका मतलब कि जब उसको 10 बाल्टी उसके यहाँ तभी पहुंच रहा है जब इनपुट में हम कितना दे रहे हैं, 20 बाल्टी। तो ये पावर फैक्टर कब बढ़ता है, अगर 1 है तो सही है। तो जो भी रेजिस्टिव लोड रहते हैं उनके साथ जो पावर फैक्टर होता है वो 1 रहता है, लेकिन इंडक्टिव लोड के साथ ये पावर फैक्टर कम होने लगता है। और जितना पावर फैक्टर में डिफरेंस बढ़ेगा 1 से 0.5 पर डबल का हो जाता है, तो जितना बढ़ेगा उतना अधिक बिजली का खपत करेगा। इसको समझना है तो एक ग्राफ से समझिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे घरों में ये 220 वोल्ट का वोल्टेज का ग्राफ है जो हमने ब्लैक कलर से दिखाया है। यहाँ पर ब्लैक कलर से हमने वोल्टेज का ग्राफ दिखाया है। अब मान लीजिए इसी पे हम चला रहे हैं पहले रेजिस्टिव लोड। अगर हम रेजिस्टिव लोड चला रहे हैं जो ब्लू कलर से दिखा रहा है, तो रेजिस्टिव लोड जब चल रहा है तो उस समय जब लोड हमारा एम्पियर ले रहा है, जो ब्लू कलर से हम दिखा रहे हैं वो हमारा रेजिस्टिव लोड का एम्पियर समझिएगा आप। वो जब चल रहा है तो उसका जो जीरो, मतलब ये तो वोल्टेज लेवल है, 10 मिलीसेकेंड के लिए हाई रहता है, 10 मिलीसेकेंड के लिए लो रहता है। और ये जो पॉइंट है वो जीरो क्रॉसिंग का होता है। 10 मिलीसेकेंड के बाद ये जीरो वाली लाइन क्या होती है, क्रॉस होती है। तो जीरो क्रॉसिंग क्या होता है, इन सब पे वीडियो बन चुका है, इसलिए हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा समझिएगा, पावर फैक्टर को हम समझा रहे हैं कि जब हमारे घर के सर्किट में जो सप्लाई है उस पर अगर हम रेजिस्टिव लोड चलाएंगे तो हमारे एम्पियर का जो ग्राफ है उसका जीरो क्रॉसिंग, एम्पियर का ग्राफ, चलो हम इसको ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। देखिएगा ब्लू कलर का जो हम एम्पियर का ग्राफ बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे, रेजिस्टिव लोड के लिए बनाएंगे। यहाँ पर समझिएगा तो उसका जो ग्राफ है वो ऐसे चलता है, जहां वोल्टेज का जीरो क्रॉसिंग हो रहा है वहीं पे सेम रेजिस्टिव लोड जो चलता है उसके करंट का जीरो क्रॉसिंग जो होता है वो वोल्टेज के जीरो क्रॉसिंग के बराबर होता है साथ में। तो ऐसा ग्राफ जो एम्पियर का बनता है उसको हम कहते हैं कि पावर फैक्टर 1.0 है। मतलब कि जितना एम्पियर लोड ले रहा है उतना हमें सुविधा दे रहा है, 1% भी लॉस नहीं कर रहा है। मतलब कि पावर फैक्टर कितना बन रहा है, 1। वही जब हम रजिस्टिव लोड चलाते हैं अपने घर के जो सप्लाई है उस पर, जब हम इंडक्टिव लोड चलाते हैं, कॉइल वाला कोई लोड चलाते हैं, तो उसका जो एम्पियर का ग्राफ है वो ऐसे बनता है। ये जो रेड वाला हम बताएंगे ये आप समझ जाइएगा कि हम इंडक्टिव लोड वाला बना रहे हैं। जो रेड वाला ग्राफ अब बनाने जा रहे हैं ग्राफ, वो समझिएगा किसके लिए बना रहे हैं, इंडक्टिव लोड के लिए। उसमें क्या होता है कि जब इंडक्टिव लोड चलता है तो इसको चलने के लिए जितना करंट चाहिए ये अधिक करंट लेने लगता है, आवश्यकता से अधिक करंट लेने लगता है। तो उस समय क्या होता है कि जो करंट का ग्राफ है, ये रेड वाला समझिएगा, वो वोल्टेज के जीरो क्रॉसिंग से आगे बढ़ने लगता है। वोल्टेज का जो जीरो क्रॉसिंग है उससे आगे बढ़ने लगता है ऐसे। मतलब जीरो क्रॉसिंग जो होना चाहिए वो यहां पे होना चाहिए, लेकिन वो होने लगा यहां पे। तो ये जो डिफरेंट पैदा हो रहा है वोल्टेज के जीरो क्रॉसिंग में और एम्पियर के जीरो क्रॉसिंग में, इसी फैक्टर को हम कहते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर का डिफरेंस जितना बढ़ेगा, इसका मतलब ये समझेंगे कि लोड तो चल रहा है लेकिन वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है लॉस कर रहा है। जितना उसको मिल रहा है उससे आधा वो क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है। तो यहां पर ये जो पावर फैक्टर बन रहा है इससे हमारा क्या होगा कि लोड चलेगा लेकिन उसको चलाने के लिए अधिक एनर्जी इनपुट में देना पड़ेगा। इतना एनर्जी देना पड़ेगा जितना मान के चलिए कि आवश्यकता नहीं थी। कभी कभी तो ज्यादा पावर फैक्टर अगर 0.5 हो जाएगा तो मान के चलिए कि डबल एनर्जी देना पड़ेगा। इसको आधे एनर्जी की जरूरत थी लेकिन उतना काम करवाने के लिए इसको जो करंट दिया जा रहा है वो डबल दिया जा रहा है, उससे बिजली का बिल जो है वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो इंडक्टिव लोड जितना हैवी रहेगा उतना पावर फैक्टर बनने का चांस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसी पावर फैक्टर को, ये जो इंडक्टिव लोड का करंट का जो ग्राफ है वो आगे बढ़ गया है और वोल्टेज का जो ग्राफ है पीछे रह गया है, इस पावर फैक्टर को सही करने के लिए अब हमारे पास दो रास्ता है। या तो एम्पियर देना बंद कर दिया जाए लोड को, ताकि एम्पियर का जीरो क्रॉसिंग जो है वोल्टेज पे आ जाए। लेकिन अगर एम्पियर देना बंद कर देंगे तो फिर हमारा लोड काम नहीं करेगा, लोड काम नहीं करेगा तो फिर डिवाइस का यूज हम नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हल नहीं निकल रहा है कि हम एम्पियर को कम कर दें। लेकिन एक सुविधा हमारे पास है कि इस जीरो पावर फैक्टर को सही करने के लिए वोल्टेज को ही इनपुट में बूस्ट करके
क्यों ना ये जो ब्लैक ग्राफ है वोल्टेज का है, इसका पावर जीरो क्रॉसिंग जो है एम्पियर की जीरो क्रॉसिंग के बराबर कर दे। तो यही होता है कि हमारे घरों में जो इंडक्टिव लोड हैवी इंडक्टिव लोड चलता है, वो जब ज्यादा एम्पियर लेगा, ज्यादा स्पीड में चलेगा, अपने फुल कैपेसिटी के साथ चलेगा, तो पावर फैक्टर बनेगा। और उसी पावर फैक्टर को सही करने के लिए इनपुट में लगाया जाता था स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्या करता था कि जब पावर फैक्टर बनता था तो ऑटो स्टेबलाइजर लगाया जाता था। जो एसी के साथ, फ्रिज के साथ स्टेबलाइजर यूज किए जाते हैं, वो ऑटो स्टेबलाइजर यूज किए जाते हैं। जैसे ही पावर फैक्टर बनता है, अधिक एम्पियर लोड लेता है, वो इनपुट में वोल्टेज बढ़ा देता है ताकि वोल्टेज का जीरो क्रॉसिंग और एम्पियर का जीरो क्रॉसिंग एक साथ हो या बहुत कम फैक्टर बने, जिससे जो लॉस हो रहा है करंट का, जो बिजली का खपत हो रहा है, ज्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उसको कम करने के लिए इनपुट में क्या लगाना पड़ता था, स्टेबलाइजर लगाना पड़ता था। क्योंकि इंडक्टिव लोड है, ये जितना फुल कैपेसिटी के साथ चलेगा, अधिक एम्पियर लेगा, तो पावर फैक्टर तो बनना ही है। लेकिन उस पावर फैक्टर को कम करने के लिए, ताकि हमारे बिजली का बिल कम आए, उसको कम करने के लिए वोल्टेज इनपुट में बढ़ाना होता है। और उसको बढ़ाने के लिए क्या लगाया जाता है, स्टेबलाइजर, ताकि जब कंप्रेसर बंद हो तो फिर ये इनपुट वोल्टेज को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ऑटो स्टेबलाइजर यूज करना पड़ता है। लेकिन आजकल जब हम इंडक्टिव लोड खरीदते हैं घर पे, चाहे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, तो उस पर एक स्टिकर लगा रहता है, या मैनुअल पढ़ते हैं तो लिखता है कि स्टेबलाइजर इनबिल्ट है या विदाउट स्टेबलाइजर ऑपरेशन, मतलब इसके साथ स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर जब हम इसके साथ स्टेबलाइजर नहीं लगाएंगे तो बिजली का खपत तो ज्यादा होगा, लेकिन यह भी दिया रहता है कि बिजली का खपत जो है पहले से कम करेगा। आखिर वो कैसे पॉसिबल है, तो पावर फैक्टर को, इसी पावर फैक्टर को सही करने के लिए एक सर्किट बनती है जिसको हम पीएफसी कहते हैं। पीएफसी, पावर फैक्टर करेक्शन। पावर फैक्टर को सही करने के लिए एक सर्किट बनाई जाती है, जो क्या करती है कि पावर फैक्टर को सही करने के लिए इनपुट में एसी को नहीं बढ़ाती है, बल्कि जो डीसी है उसी को बूस्ट कर देती है। जो डीसी बन रहा है, जितना कम डीसी चाहे कम हो, आवश्यकता से कम हो, उसी को बूस्ट करके और एक स्मूथ पावर सप्लाई बना दी जाती है, करंट बना दिया जाता है, जिससे लोड भी हमारा प्रॉपर तरीके से चल जाता है और पावर फैक्टर भी कम हो जाता है और बिजली का खपत भी जो है कम हो जाता है। तो उस पीएफसी, पावर फैक्टर को सही करने के लिए जो सर्किट हमारे एसी पीसीबी में बना रहता है, उसी सर्किट को हम बोलते हैं पीएफसी के नाम से जानते हैं। लेकिन वो उसका जो असली काम है, काम के अनुसार अगर हम नाम देखेंगे तो वो है हमारा बूस्ट कन्वर्टर पावर सप्लाई। बूस्ट कन्वर्टर पावर सप्लाई, जो इनपुट में डीसी है उसी को क्या करने का काम करता है, बूस्ट करने का काम करता है। इसी में एक बक कन्वर्टर हो जाता है, कम करने का काम करता है। तो अब देखते हैं कि हमारा जो पीएफसी सेक्शन की सर्किट बना है वो कैसे डीसी को बूस्ट कर देता है। तो डीसी को बूस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये हमने समझा दिया, आपके समझ में आ गया होगा। या चलिए एक छोटा सा और एग्जांपल बताते हैं, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि बूस्ट कन्वर्टर पावर सप्लाई डीसी को कैसे बढ़ा के और लोड को कंट्रोल करता है। तो आते हैं ग्राफ के थ्रू और एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर एक ग्राफ देख रहे हैं, जिसमें आप यहाँ पर एक पानी का सोर्स देख रहे हैं, जहां से नल से पानी आ रहा है। तो मान लीजिए ये जो सोर्स है वो है आपका 220 वोल्ट एसी का, समझिएगा। यहाँ पे ये जो सोर्स है पानी का, ये मान लीजिए 220 वोल्ट एसी का है। और ये जब यहाँ पे आ रहा है तो मान लीजिए इसको डीसी बनाया जा रहा है, और डीसी बना के इसको क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टोर हो रहा है वो लगभग कितना हो रहा है, 310 वोल्ट। लेकिन यहाँ पर एक हमारा इंडक्टिव लोड है, ये हमारा एक इंडक्टिव लोड है, टैंक है वाटर का। इस लोड को जब चलना होता है तो यहाँ पर पानी मान लीजिए हमें चाहिए 310 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी हमें 310 वोल्ट चाहिए, लेकिन यहाँ से 310 वोल्ट यहाँ जाते जाते 310 करने के लिए कम से कम यहाँ का प्रेशर जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक यहाँ हमारा 310 नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसको 310 चाहिए। तो 310 यहाँ बन रहा है, लेकिन जाते जाते रास्ते में प्रेशर लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा 310 वोल्ट का प्रेशर यहाँ नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ 310 वोल्ट का प्रेशर तभी बनेगा जब इनपुट में हम प्रेशर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो उस समय क्या किया जाता था कि स्टेबलाइजर लगा के इनपुट वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता था, ताकि जो यहाँ प्रेशर है सेम प्रेशर यहाँ मिले और लोड पर्याप्त मात्रा में चल जाए। लेकिन अब क्या हो गया है कि बूस्ट कन्वर्टर जो पावर सप्लाई है, यहाँ पर ये जो मोटर लगा दिया गया, आप इसको समझिएगा कि ये मोटर का काम यहाँ पर कौन सा करता है हमारे पीसीबी में, बूस्ट कन्वर्टर पावर सप्लाई। एक मोटर लगा दिया गया, तो अब क्या है कि 220 वोल्ट जो है हमारा एसी उतना ही बना रहा है, लेकिन ये मोटर क्या कर रहा है कि यहाँ से प्रेशर को बढ़ा के अब तुरंत यहाँ पर वोल्टेज क्या कर दे रहा है, कंट्रोल कर रहा है। मतलब कि जो प्रेशर यहाँ है वही प्रेशर इससे भी अधिक बढ़ा के यहाँ पर कर दे रहा है। अब यहाँ पर 310 के जगह पे प्रेशर इतना हो जाएगा
कि ये आपका 380 से 400 वोल्ट भी हो सकता है। तो हमारा जो बूस्ट कन्वर्टर पावर सप्लाई यूज किया जाता है, जिसको हम पीएफसी सर्किट कहते हैं, पीएफसी सर्किट जितना डीसी है, एसी है, उतना डीसी बन रहा है, लेकिन उसी को बूस्ट करके 310 के जगह पे 380 या 400 वोल्ट कर देता है। मतलब जब हमारा कंप्रेसर चलने लगता है फुल लोड पे, गैस का प्रेशर रहता है, जब फुल लोड पे कंप्रेसर चलने लगता है तो यहाँ पर वोल्टेज 310 से काम नहीं चलेगा। उस समय पीएफसी ऑन होकर यहाँ पर 380 से 400 वोल्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर 380 से 400 वोल्ट तब होगा जब एसी में 220 से अधिक वोल्टेज चाहिए। लेकिन हम अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पंप लगा देने की वजह से, प्रेशर पंप लगा देने की वजह से इनपुट 220 या इससे भले कम रहे, लेकिन ये प्रेशर दे के क्या करेगा, यहाँ पर 380 से 400 वोल्ट बना देगा, जिससे हमारा लोड जो है प्रॉपर तरीके से चलेगा। इसको एक स्मूथ करंट मिलेगा और जो बिजली का खपत ज्यादा हो रहा था, जो करंट का लॉस ज्यादा हो रहा था, वो लॉस क्या हो जाता है, बच जाता है। इस तरीके से इन्वर्टर में क्या होता है कि कंप्रेसर तो लगातार चलता है, उसके बावजूद भी एम्पियर जो है कम आता है। तो यहाँ पर जो काम कर रहा है यही कर रहा है बूस्ट कन्वर्टर का। तो ये हमारे पीसीबी में अब हम सर्किट में दिखा रहे हैं कि बूस्ट कन्वर्टर में कौन कौन सा कंपोनेंट लगा रहता है, कैसे वो काम करता है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि इनपुट में एसी आता है, ईएमआई सेक्शन के बाद ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे जाता है, एक कैपेसिटर लगा के रिएक्टर, और शॉर्टकी डायोड के बाद एमएफसी पे डीसी बनाया जाता है। और रिएक्टर और शॉर्टकी डायोड के बीच में हम देखते हैं कि एक स्विचिंग कराने के लिए आईजीबीटी लगी रहती है। तो ये क्या करती है कि जब आवश्यकता पड़ता है कि यहाँ पर लोड जब बढ़ता है कि उसको अधिक वोल्टेज चाहिए, पावर फैक्टर ना बने, वो मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी नुकसान ना करे, उसको स्मूथ मिले, जिसकी वजह से जितना मिले उतना काम हमें दे, तो यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट करने के लिए अब स्टेबलाइजर ना लगा के यहाँ पर स्विचिंग करा के यहाँ का वोल्टेज बूस्ट कराया जाता है। वो स्विचिंग कराने से यहाँ का वोल्टेज कैसे बूस्ट हो जाता है वो मैं बताने वाला हूँ। तो वो स्विचिंग कराया जाता है आईजीबीटी के गेट पे। वो स्विचिंग कहाँ से होता है, तो जो हमारी माइक्रो कंट्रोलर यूनिट होती है वो इनपुट में एसी कितना है वो एसी लिंक सर्किट से मॉनिटर करती है, और पावर जो एमएफसी है हमारा पावर बैंक है, उस पर डीसी किस समय कितना बन रहा है वो डीसी लिंक सर्किट से मॉनिटर करती है। जैसे ही इसको पता चलता है कि यहाँ पर लोड जब स्टार्ट हो रहा है या उसको अधिक वोल्टेज चाहिए, प्रेशर अधिक स्मूथ चाहिए, और ये सेंस करेगी कि यहाँ पर उतना वोल्टेज नहीं है, तो तुरंत पीएफसी सेक्शन को ऑन कर देती है। और यहाँ पर जैसी आईजीबीटी से स्विचिंग कराती है, इनपुट में एसी भले कम रहता है लेकिन डीसी हमारा जो है वो 380 से 400 वोल्ट तक कर देती है। 400 से अधिक भी कर सकती है, लेकिन हमें 400 से अधिक नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ का मॉनिटर करती है, स्विचिंग उतना ही स्पीड से कराती है कि हमारा पर्याप्त वोल्टेज बने, उससे कम न बने और न उससे ज्यादा बने। तो इस तरीके से डीसी लिंक से यहाँ का वोल्टेज मॉनिटर करती है, और एसी लिंक से जो इनपुट में एसी है वहाँ का वोल्टेज मॉनिटर करती है। और ये पीएफसी सेक्शन जो है दो कंडीशन में ऑन करती है। एक, जब इनपुट में 220 रहे 310 बनता है, लेकिन जब कंप्रेसर अधिक एम्पियर पे चलता है, अधिक स्पीड में चलता है, उस समय जब वोल्टेज यहाँ बैठने लगता है तो ये पीएफसी को ऑन करके वोल्टेज को बूस्ट कर देती है। और दूसरा, जब इनपुट में इतना वोल्टेज एसी कम हो गया है, मान लो हमारे घरों में 150 वोल्ट एसी आया है, तो पहले ऑटो स्टेबलाइजर तो बढ़ा देता था, लेकिन अब स्टेबलाइजर नहीं यूज कर रहे हैं, तो जैसे ही एमसीयू को मालूम चलता है कि इनपुट में 220 के जगह पे 180 है, 150 है, तो उस समय पहले पीएफसी को ऑन करके यहाँ 310 बना देगी, तब जाके कंप्रेसर को चलाती है। तो पीएफसी सेक्शन जो है दो कंडीशन में ऑन होता है कि इनपुट में एसी कम हो जाती है तब, या इनपुट में एसी प्रॉपर है और हैवी लोड पे जब यहाँ वोल्टेज बैठने लगता है तब पीएफसी को ऑन कर देती है, बूस्ट कन्वर्टर पावर सप्लाई जो है ऑन हो जाता है। तो कैसे यहाँ पर स्विचिंग करा के वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है उसको समझाने के लिए ये जो हम कंपोनेंट आप लगे हुए देखते हैं इस तरीके से लगा रहता है, उसको हम ग्राफ के थ्रू समझा रहे हैं। ग्राफ के थ्रू आप समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए इस ग्राफ के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईएमआई सेक्शन से हमारा जो एसी आएगा वो कितना आएगा घरों में, 220 वोल्ट एसी। और ये ईएमआई सेक्शन से फिल्टर होने के बाद कहाँ आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे। यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर डायोड इस पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से हमारा नेगेटिव ग्राउंड बना यहाँ जा रहा है और पॉजिटिव इधर जा रहा है। तो ये जब पॉजिटिव जा रहा है तो रास्ते में सबसे पहला जो कंपोनेंट हमें कॉइल यहाँ पे बनाया है, लेकिन वो हमारा क्या है, आपका रिएक्टर है। वो जैसा वाट रहेगा वैसे कॉइल की क्षमता रहेगी। तो यहाँ पर एक कॉइल लगाया गया, रिएक्टर लगाया गया। उसके बाद जब पॉजिटिव जा रहा है तो यहाँ शॉर्टकी डायोड के एनोड पे जा रहा है, और कैथोड से आउट होके कहाँ जा रहा है, ये कैपेसिटर पे जा रहा है। कैथोड से आउट होकर कैपेसिटर पे जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो पॉजिटिव आ गया, लेकिन नेगेटिव कैसे आ रहा है चार्ज होने के लिए, तो यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर से नेगेटिव निकला और सीधे आ गया कहाँ, इसके नेगेटिव पॉइंट पे। इस तरीके से 220 से 310 वोल्ट बन जाता है। लेकिन हम देखेंगे कि जो रिएक्टर है उसके आउटपुट में और शॉर्टकी डायोड के एनोड के बीच में यहाँ पे एक लगा हुआ है आईजीबीटी।
ये हो गया, ये हमारा क्या लग गया यहाँ पर IGBT। हम AC PCB की बात कर रहे हैं, नहीं तो छोटा PFC रहता है तो यहाँ पर MOSFET से भी स्विचिंग करा दिया जाता है। तो यहाँ पर IGBT जो लगा है, उस IGBT का कलेक्टर जो है प्लस पे है और एमीटर जो है वो ग्राउंड पे है, और गेट पे स्विचिंग करा के यहाँ पर लोड को वोल्टेज जो है स्टेबल दिया जाता है, स्मूथ दिया जाता है, ताकि ये पावर फैक्टर न जनरेट करे और एक्स्ट्रा एनर्जी को लॉस ना करे। तो मान लीजिए जब लोड अधिक एम्पियर ले रहा है तो उस समय पावर फैक्टर बन रहा है, लेकिन पावर फैक्टर को सही करने के लिए हमें मान लीजिए यहाँ पर 380 वोल्ट से 400 वोल्ट DC करना है मान लीजिए, लेकिन इनपुट में कितना आ रहा है 220, तो उस समय तो हमारा यहाँ पर जो स्टोर होगा वो 310 ही होगा, लेकिन पावर फैक्टर को खत्म करने के लिए 380 से 400 करना है। तो उस समय माइक्रो कंट्रोलर क्या करती है, इसके गेट पे 15 वोल्ट के एम्पलीट्यूड में स्विचिंग कराने लगती है। अब स्विचिंग होगा इस प्लस माइनस के बीच पे, तो यहाँ वोल्टेज कैसे बढ़ जाता है उसको मैं समझा रहा हूँ। जिस समय स्विचिंग नहीं होगा उस समय आप देख रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव है यहाँ से इन होके यहाँ से आउट होके, और एनोड भी पॉजिटिव को आउट करके कैथोड के थ्रू कहाँ पहुंचा दे रहा है, तो मेन फिल्टर कैपेसिटर के प्लस पे, तो प्लस तो चला जा रहा है। लेकिन जब यहाँ स्विचिंग होगा उस समय क्या होगा कि जिस समय ये स्विचिंग करेगा, स्विचिंग जो होता है वो 20 किलोहर्ट्ज, 30 किलोहर्ट्ज, 40 किलोहर्ट्ज की स्पीड से होता है कि आवश्यकता पड़ने पर हमारा 380 से 400 वोल्ट यहाँ पे बन जाए। तो किलोहर्ट्ज का मतलब कि 10 किलोहर्ट्ज का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में 10,000 बार ये क्या कर देता है, ऑन ऑफ कर देता है। तो यहाँ पर ऑन ऑफ होने से यहाँ वोल्टेज कैसे बूस्ट हो जाता है, ये पावर फैक्टर जो पावर सप्लाई है या जिसको हम बूस्ट कन्वर्टर पावर सप्लाई करते हैं, वो स्विचिंग करा के वोल्टेज कैसे यहाँ बूस्ट कर देगा, जबकि इनपुट में AC हमारा उतना ही है, उसको मैं समझा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये ऑन ऑफ होगा बहुत तेजी से, तो जिस समय ये IGBT ऑन होगा उस समय हमारा जो ग्राउंड है यहाँ पहुंच जाएगा, और रिएक्टर जो है उस समय लोड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ तो निगेटिव हो जाएगा। अब इधर पॉजिटिव और ये ऑन होने से आ गया यहाँ निगेटिव, उस समय हमारा रिएक्टर क्या होगा, कॉइल क्या होगा, चार्ज होगा, और अगले पल क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा, ये स्विच जो है अगले पल ऑफ हो जाएगा। तो जब ये कॉइल चार्ज हुआ था और जैसे हम इसमें सप्लाई देना बंद करेंगे, तो कॉइल की खासियत होती है कि उसके अंदर जो करंट बह रहा था, फ्लो हो रहा था, उसको सप्लाई बंद होते ही रोकने का बिहेव नहीं होता है, वो चाहता है कि करंट का फ्लो होता है, इसलिए अपनी पोलैरिटी चेंज कर देता है। तो जैसे ये स्विच ऑफ होगा उस समय जो इधर प्लस था इसका ये टर्मिनल माइनस हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल जो है प्लस हो जाएगा। कब स्विच ऑन हुआ तो ये चार्ज हुआ, जैसे ही स्विच ऑफ हुआ ये अपनी पोलैरिटी चेंज किया, और जब पोलैरिटी चेंज करता है तो इसकी पूरी एनर्जी जो है सर्किट में सीरीज में आ जाती है। मतलब कि यहां ग्राउंड की बात करें, यहां ग्राउंड से ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, इस ग्राउंड से यहां तक का वोल्टेज 300 है, लेकिन जिस समय ये पोलैरिटी चेंज किया उस समय एक बैटरी बन गया, ये उस समय एक माइनस और एक प्लस का बैटरी बन गया, जो बैटरी इस 300 वोल्ट के पॉजिटिव पे सीरीज में लग गया, ये माइनस हो गया या प्लस हो गया। तो जब जब ये डिस्चार्ज होगा तब तब इसका जो एनर्जी है वो एक बैटरी के रूप में ऐड होगा, इस सप्लाई में ऐड होगा, तो हमारा क्या होगा, बूस्ट होगा। तो एक बार जब डिस्चार्ज हो रहा है तो बैटरी एक बार जो पावर सप्लाई है, वोल्टेज है यहाँ पर DC बूस्ट हो रहा है, DC जो है एक बार बूस्ट हो रहा है। तो सोचिए 1 सेकेंड में अगर 10,000 बार इसको ऑन ऑफ कर दिया जाए तो यहाँ पर जो है 10,000 बार वोल्टेज क्या होगा, स्पाइक के रूप में हमारा बूस्ट होगा। अब इस स्पाइक में वोल्टेज बूस्ट तो हो रहा है, लेकिन इसमें हाई वाला जो है प्लस भी हो रहा है, और जब जब स्विच ऑन हो रहा है उस समय नीचे क्या हो रहा है, माइनस भी हो रहा है। तो वोल्टेज तो बूस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस दोनों हो रहा है, क्योंकि स्विच ऑन हो रहा है तो माइनस और स्विच ऑफ हो रहा है तो प्लस। तो यहाँ पर वोल्टेज तो बूस्ट हो रहा है स्पाइक के रूप में कॉइल की वजह से, लेकिन उसमें प्लस भी है और माइनस भी है। जबकि हमें यहाँ पर चार्ज करना है तो यहाँ बस हमें प्लस लाना है, माइनस को नहीं लाना है। इसीलिए क्या लगा दिया गया, शॉर्टकी डायोड, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी में यहाँ पर स्पाइक बन रहा है। तो अब शॉर्टकी डायोड क्या करेगा कि इसमें से बस पॉजिटिव को ही पास करेगा, नेगेटिव को क्या कर देगा, रोक देगा। तो इस तरीके से जितना स्विचिंग होगा उतना हमारा स्पाइक बनेगा, वोल्टेज बूस्ट होगा, और यहाँ पर प्योर वोल्टेज बूस्ट करने के लिए बस पॉजिटिव चाहिए, तो शॉर्टकी डायोड इसमें से बस पॉजिटिव को पास करेगा। तो यहाँ पर जब स्विचिंग होगा तो AC फॉर्म में हमारा जो सप्लाई है दोबारा बन जाता है, लेकिन वोल्टेज बूस्ट हो जाता है, और उसी में से पॉजिटिव को निकाल के यहाँ चार्ज कर दिया जाता है। तो जितना स्विचिंग करेंगे उतना वोल्टेज हमारा यहाँ पर क्या होगा, बूस्ट होगा। मतलब कि AC स्थिर है, DC में स्विचिंग करा के और DC वोल्टेज को ही क्या कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। और इस टाइप की जो सर्किट होती है वो DC टू DC कन्वर्टर पावर सप्लाई कहलाती है, जिसमें इसी सर्किट को हम बोलते हैं बूस्ट कन्वर्टर पावर सप्लाई। तो उम्मीद करता हूं कि बूस्ट कन्वर्टर पावर सप्लाई का जो एग्जांपल है आप देख चुके होंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये बूस्ट कन्वर्टर हमारे फील्ड में यूज होता है। तो यही बूस्ट कन्वर्टर पावर सप्लाई है, जिसको हम PFC के नाम से जानते हैं। और ये सर्किट में क्या काम करती है आपको मालूम चल गया। अगर ये PFC सर्किट, बूस्ट कन्वर्टर सर्किट खराब हो जाए, काम ना करे,
तो रिजल्ट ये देखने के लिए मिलेगा कि कंप्रेसर स्टार्ट होते ही बंद हो जाएगा, या कंप्रेसर जैसे ही 2 एम्पियर से अधिक एम्पियर लेगा, 2-3 एम्पियर से अधिक स्पीड पकड़ेगा तो पता चलेगा कि कंप्रेसर क्या हो जा रहा है, बंद हो जाएगा। तो जब भी आपका कंप्रेसर 2-3 एम्पियर के बाद बंद हो जा रहा है अचानक से, कोई एरर भी नहीं आ रहा है, तो आपको देखना होगा कि ये पीएफसी सेक्शन जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कंप्रेसर स्टार्ट होते ही बंद हो जा रहा है, तो उस समय भी आपको इस पीएफसी सेक्शन को चेक करना पड़ेगा कि पीएफसी सेक्शन जो है स्विचिंग कर रहा है कि नहीं, या पावर को यहाँ पर बूस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, उम्मीद करता हूं कि जो बूस्ट कन्वर्टर पावर सप्लाई है उसका एग्जांपल आप समझ गए होंगे और कैसे काम करता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। हर डिवाइस जो आजकल लिख रही है कि ये डिवाइस विदाउट स्टेबलाइजर चलेगा, उसमें जो बूस्ट करने के लिए, वोल्टेज बढ़ाने के लिए जो पावर सप्लाई यूज किया जाता है वो यूज किया जा रहा है आजकल, कौन सा, बूस्ट कन्वर्टर पावर सप्लाई। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और साथ में कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि आप हमें कितना प्यार दे रहे हैं, और आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो हर हफ्ते ऐसे ही टॉपिक में वीडियो आपके लिए लाऊंगा, जिससे आप भी सीखेंगे और हम भी आपके लिए उत्साहित होकर वीडियो बनाते रहेंगे। अगर इंटरेस्टेड है किसी कोर्स को करने के लिए तो मल्टीटेक जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।